के ही बोर्ड में थे, आप थे, रजिया तबस्सुम मैम थे, श्री बालक चौधरी जी थे, है ना। तो ये लोग थे। तो हमारा भी ये सर ने इंटरव्यू लिया है, तो बहुतों का लिया है। तो बीपीएससी में काफ़ी दिनों तक रहे सर। तो और मैथमेटिक्स के एक नामी एक नामचीन हैं सर, मैथ की दुनिया में लोग जानते हैं। तो आप जो है सर से लाभान्वित होइए, अपना परिचय एक एक करके सर को दीजिए और उसके बाद इंटरव्यू से संबंधित या व्यक्तित्व से संबंधित आपके कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो इससे संबंधित। तो सर का एक बड़ा गहरा अनुभव रहा है, एक लंबा अनुभव, और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सर आए। को भी इंटरव्यू देना है, एक न एक दिन पास होना है, सफल होना है, और साथ साथ जीवन में भी सफल होना है। एग्ज़ाम तो है ही, एग्ज़ाम के साथ साथ व्यक्ति जीवन में भी सफल हो, तो इसकी भी कोशिश करनी है। तो एक लंबे अनुभव के साथ सर ने बहुत लोगों को मार्गदर्शन दिया है। तो आपके सामने हैं प्रोफेसर डी.एन. शर्मा सर, और आप अपना परिचय दीजिए और सर से मुखातिब होइए, और निसंकोच आपके मन में कोई भी सवाल हो। आपने देखा ही है कि यहाँ के एक विद्यार्थी 120 अंक लाए, पंकज जी से आप लोग मिल चुके हैं, डीएसपी जो हैं। आप भी ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। उन्होंने अभी फेसबुक पर डाला था, तो उन्होंने कहा कि सर आप ये कोशिश कीजिए कि हमारा रिकॉर्ड कौन ब्रेक करेगा, है ना। 120 यानी 80% से अधिक अंक मिलें तो ये रिकॉर्ड आप लोग भी ब्रेक कर सकते हैं जो पंकज जी ने बनाए। तो सर से मार्गदर्शन लीजिए, अपनी सारी समस्याओं को, आपके मन में कोई भी व्यवहारिक प्रश्न हो, सैद्धांतिक प्रश्न हो, तो उनको आप सर से पूछिए, और सर का जो गहरा अनुभव है उससे लाभान्वित होइए। तो सर मार्गदर्शक भी हैं, हमारे भी हैं, संस्थान के संरक्षक भी हैं। संवाद को बहुत दिनों से सर का लाभ हम लोग लेते रहे हैं। तो आप, है ना, तो सर को एक बार स्वागत करते हुए हम सर को हम लोग आज इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए जमा हुए हैं कि इंटरव्यू, साक्षात्कार ये क्या होता है, कैसे दिया जाए, कैसे तैयारी की जाए, और कैसे अच्छा से अच्छा इसमें नंबर लाया जाए, है ना। इंटरव्यू को लोग किस तरह से समझते हैं, किस तरह से परसीव करते हैं। इंटरव्यू क्या है, क्या कहिएगा इसको? एक तो परीक्षण, तो उसका बस जस्ट एक ट्रांसलेशन टाइप का हो गया, है ना। हाँ, उसका डेफिनेशन नहीं हुआ। किसी चीज़ को जब डिफाइन करना हो तो उसके बारे में क्या है ये बताना होता है ना। जैसे हम पूछते हैं कि काऊ मतलब क्या था, आपका ये गाय है, तो काऊ का मतलब जो गाय वो मीनिंग नहीं हुआ उसका, वो केवल उसका ट्रांसलेशन हुआ, है ना। हाँ, तो जो एक्चुअल हम मीन करते हैं, जिस चीज़ मीनिंग, व्हाट इज मीनिंग, अब यहीं पर आ जाइए थोड़ा सा। मीनिंग का मतलब क्या होता है? कोई वर्ड है, कोई फ्रेज है, या कोई स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, उसका मीनिंग से आप क्या समझते हैं कि हैं? हाँ, कि व्हाट ही मीन्स बाय दैट, जो मीन करता है वही मीनिंग हुआ। हो सकता है कि जो मीन करता है वो कह नहीं रहा हो, है ना, कि जो कह रहा हो उसको दूसरा मीन करता है, लेकिन जो मीन करता है एक्चुअली वही उसका मीनिंग हुआ, है ना। तो फिर काऊ का मीनिंग क्या हुआ? गाय का मतलब क्या हुआ? वो तो गाय तो मीनिंग हुआ नहीं। तो हाँ, तो गाय को लगा खड़ा कर दीजिएगा तो वही उसका मीनिंग हुआ। ये ऑब्जेक्ट इटसेल्फ विद द मीनिंग, है ना। जैसे हम किसी को कह रहे हैं कि तुम गधा हो, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? गधा हो, ये मीनिंग नहीं हुआ, है ना। मतलब हम मीन ये कह रहे हैं कि तुम गधा का ऐसा मूर्ख हो, है ना, तो वो मीनिंग हुआ। तो जो रियल वर्ड है, स्टेटमेंट है, वो मीनिंग नहीं होता है, बल्कि कहने वाला जो मीन करता है वही उसका मीनिंग होता है ना। तो इंटरव्यू से हम मीन क्या करते हैं? व्हाट इज इंटरव्यू? में जो काम होता है, जो कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं?
तो एक डेफिनेशन बहुत कॉमन है, कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है, आप हर जगह देखिएगा सिलेबस में या प्रोस्पेक्टस में बीपीएससी वगैरह लिखा रहेगा, है ना, कि व्हाट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू इज ए परसीव डिस्कशन, है ना, एक परपसिव डिस्कशन है, एक उद्देश्य के साथ कोई डिस्कस करना, कोई बातचीत करना जो है वही इंटरव्यू है ना। बट व्हाट इज द पर्पस, इसका पर्पस क्या है? अगर ये परपसिव डिस्कशन है तो पर्पस क्या है? पर्पस है कि एक सिलेक्टर के द्वारा जो कैंडिडेट है उसको ये डिसाइड करना, ये फाइंड करना, एसेस करना कि वो उस पार्टिकुलर जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं, है ना। तो जब एक बोर्ड हो और सामने एक कैंडिडेट हो और एक डिस्कशन चल रहा हो इस पर उद्देश्य के साथ कि हमको ये जानना है कि जो कैंडिडेट है वो एक खास पार्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई किए हुए है, उसके लिए वो सुटेबल होगा या नहीं सुटेबल नहीं होगा, तब वो जो प्रक्रिया उसको कहते हैं इंटरव्यू, है कि नहीं। यही इंटरव्यू का मतलब हुआ, यही काम इंटरव्यू में होता है। अब ये सुटेबिलिटी जो है कि सुटेबल है या नहीं, ये किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं? मतलब क्या हो कि हम कहें कि सुटेबल है और क्या ना हो कि सुटेबल नहीं है ना। तो सुटेबिलिटी का बहुत सा अपना क्राइटेरिया है। सुटेबल होने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे उसका नॉलेज, क्या नॉलेज उसको है, कितना कंसेप्ट है उसको उस नॉलेज का भी, है ना। फिर उसका अपना वैल्यू सिस्टम क्या है, किस समाज के वैल्यू को मानता है, इसको नहीं मानता है। फिर ऑब्जेक्टिव है कि नहीं कि सब्जेक्टिव है, अपने काम में ऑब्जेक्टिविटी कितना उसको है, उसका एटीट्यूड कैसा है, एप्टीट्यूड कैसा है, जो हमारा जॉब है, जो जॉब करने जा रहा है उसमें उसकी अभिरुचि है कि नहीं, है ना। बिहेवियर कैसा है उसका, सोचने में वो लॉजिकली सोचता है कि भावना से सोचता है, ठीक है। ये सब चीज़ के आधार पर हम चेक करते हैं कि वो इस जॉब के लिए फिट है कि नहीं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव होना होगा, ऑब्जेक्टिवली सोचना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि हम क्या हैं क्या नहीं है, हमारा व्यू क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। कि जो हमको काम दिया गया करने के लिए उसको एक मशीन की तरह पूरा कर देना है ना। भले उस काम को, वो काम हमारे नेचर के खिलाफ है। जैसे जो ब्यूरोक्रेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उसको बहुत सा काम ऐसा करना पड़ सकता है, जैसे डिसीजन हो गया सरकार का कि ये काम करना है, तो हर काम तो सब लोग पसंद नहीं करता है। हो सकता है कि कुछ ऐसा काम हो जो उसके नेचर के अगेंस्ट हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत सा इशू है जो कि उस आदमी के नेचर के अगेंस्ट है, जो उसको सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन वो काम करने के लिए आ गया तो क्या करेगा? वो रिफ्यूज नहीं ना कर देगा कि भाई ये हमारे अगेंस्ट है इसलिए सरकार ये काम किसी दूसरे आदमी को दे दे, ऐसा तो नहीं, है ना। अपने ऑब्जेक्टिव वे में उसको काम करना होगा, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरा परिश्रम के साथ, तनबन धन से, इस तरह से कि लगे ही नहीं कि वो उस काम को पसंद करता है या नहीं करता। उसका पसंद नापसंद का कोई मतलब ही नहीं है ना। ये होना चाहिए ऑब्जेक्टिविटी। और थिंकिंग हमेशा लॉजिकल रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस में तभी पॉसिबल है कि थिंकिंग लॉजिक से डिराइव हो, है ना, उसके पसंद नापसंद से नहीं। कोई चीज़, कोई डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन कहाँ से आएगा? तो लॉजिकली फॉलो करेगा। ये हमको अच्छा लगता है तो हम ऐसा करेंगे, नहीं अच्छा लगता तो नहीं करेंगे, इससे नहीं होगा, है ना।
लॉजिकली फॉलो करना चाहिए। अच्छा, लॉजिकली कैसे फॉलो करता है बताइए। एक हम छोटी सी बात आपको बताते हैं कि जब लॉजिकली सोचना हो तो कोई ऐसा तरीका है, क्या सिस्टम है, क्या प्रिंसिपल है लॉजिकली थिंक करने का और डिसाइड करने का। बहुत लोग तो गोल गोल समझते हैं इसको वेग लैंग्वेज में, लेकिन एग्जैक्ट प्रिंसिपल इसमें क्या है लॉजिकल डिसीजन लेने का। एग्जैक्ट ये है कि कोई पी स्टेटमेंट है ना, दिस इम्प्लाइज क्यू, क्यू भी कोई स्टेटमेंट है, तो पी से अगर क्यू इम्प्लाई करता है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी पी होगा तो क्यू जरूर होगा, जब भी पी होगा तो क्यू जरूर होगा, निश्चित है ना। तो ऐसे केस में क्यू डिसीजन हुआ कि नहीं, क्या ख्याल है? पी इम्प्लाइज क्यू, पी है तो क्यू जरूर है, तो क्यू डिसीजन हो जाएगा या नहीं? कुछ कमी है इसमें भी, इसमें एक कमी है। कमी ये है कि पी होगा कि नहीं है तो मालूम ही नहीं है। हमने इतना ही ना कहा कि पी से क्यू फॉलो करता है, तो केवल पी से फॉलो करता है क्यू, इतना से क्यू डिसीजन नहीं ना हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कि पी भी ट्रू होना चाहिए। तो दो चीज़ है कि पी मस्ट बी ट्रू, पी ट्रू होना चाहिए और पी से क्यू फॉलो करना चाहिए। तो अगर पी ट्रू है और पी से क्यू फॉलो करता है तब क्यू एक डिसीजन होगा, क्यू एक इन्फरेंस हुआ, है ना, कंक्लूजन हुआ कहिए। इसका नाम भी है प्रिंसिपल का, जिसको कहते हैं रूल ऑफ इन्फरेंस, है ना। और आपको बता दें कि मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पढ़ा रहे हैं आपको हम। ये सुनने में लग रहा है बिल्कुल सिंपल लॉजिक जैसा, लैंग्वेज जैसा, लेकिन ये मैथमेटिक्स में पढ़ाई होता है एमएससी लेवल पर, समझ रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ इन्फरेंस। ये डिसीजन में बहुत काम आता है, रूल ऑफ इन्फरेंस। बहुत सिंपल बात है, अगर P ट्रू है और P इम्प्लाइज Q ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा। तो कोई भी डिसीजन आप इसी से लेते हैं, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि P इम्प्लाइज Q ट्रू होता है लेकिन P ट्रू नहीं होता है ना। मतलब ये हुआ फैक्ट, एक फैक्ट होना चाहिए। दो चीज़ इसमें है, एक फैक्ट है और एक रीजन है। P इज ए फैक्ट, P ट्रू है, ये क्या हो गया, ये फैक्ट हुआ। अब P इम्प्लाइज Q ट्रू, ये क्या है, ये रीजन हुआ। तो एक फैक्ट और एक रीजन से ये Q जो है डिराइव होता है, Q फॉलो करता है ना। तो ये आपका जो थिंकिंग हुआ है लॉजिकल थिंकिंग हुआ, समझ रहे हैं। तो आपके साथ दो चीज़ होनी चाहिए लॉजिकल थिंकिंग में। एक तो पहले फैक्ट को परसीव करना पड़ेगा कि एक्चुअली फैक्ट है कि नहीं, राइट परसेप्शन होना चाहिए, करेक्ट। और दूसरा करेक्ट लॉजिक होना चाहिए कि पी होने पर क्यों एक्चुअली होता है कि नहीं, है ना। तो करेक्ट परसेप्शन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि जो आपको लग रहा है कि कुछ है ऐसा नहीं भी हो सकता है। जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। किसी के पास एक बुक है, बुक दीजिए तो, बुक बुक हुआ है और एक कॉपी दीजिए, ये कॉपी हुआ, ठीक है। तो मेरे पास एक कॉपी है, इन्होंने दिया, और एक बुक दिया, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं है, ये कॉपी है, बुक है ना। लेकिन हमें पूरा ऑब्जेक्शन है, ऐसा नहीं है। क्यों, कैसे है, देखिए ये क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट।
ये कुछ सादा पन्ना है जो बाइंड करके लिखने के काम में लाया जाता है ना। सम शीट ऑफ पेपर्स बाउंड टुगेदर है, कवर लगाया हुआ है, और पर्पस क्या है इसका, लिखा जाता है इसमें, ठीक है। ऐसे किसी भी चीज़ को आप कॉपी नहीं कहते हैं बल्कि बुक कहते हैं। जैसे नोटबुक, नोट कॉपी कहते हैं क्या? चेक बुक कहते हैं कि चेक कॉपी कहते हैं? चेक बुक कहते हैं। चेक में सादा चेक रहता है ना, जो लिखने के काम में आता है, बाइंड किया हुआ रहता है, तो चेक बुक कहलाता है। पासबुक कहते हैं कि पास कॉपी कहते हैं? पासबुक कहा जाता है ना। परीक्षा में जो आप लिखते हैं आंसर, उसको आंसर बुक कहते हैं कि आंसर कॉपी कहते हैं? आंसर कॉपी कहते हैं। क्या लिखा रहता है पूछिए, पढ़ेगा उसमें? आंसर बुक लिखा रहता है उसमें। नहीं लिखा है कभी आंसर बुक? आप पढ़िएगा, अभी इतना परीक्षा पास करेगा, अभी ये नहीं लिखा कि उसमें लिखा क्या रहता है ना। तो जो मिलता है आपको लिखने के लिए, उसमें आंसर बुक लिखा हुआ रहता है, दैट इज आंसर बुक, आंसर कॉपी नहीं। तो नोट बुक, चेक बुक, आंसर बुक, पासबुक, रिकॉर्ड बुक, है ना। तो जितने चीज़ों में सादा पन्ना पर बाइंड किया हुआ रहता है और जो लिखने के काम में आता है, उसको कहते हैं बुक। ये कॉपी कैसे हो गया, है ना। ये भी कोई बुक ही है, ये नोट बुक है, इसमें आप नोट करते हैं। आप इसको क्लास बुक कह सकते हैं, क्लास नोट बुक, है ना, लेकिन है तो बुक ही, समझ रहे हैं ना। आप सबसे मिला लीजिए, जब सब बुक है तो ये कैसे कॉपी हो जाए, है कि नहीं। अब इस पर आइए, ये बुक है कि नहीं, है ना। तो ये बुक है कि नहीं, इसको सोचा जाए। तो ये तो प्रिंटेड है, ये लिखने के काम में नहीं आता है। तो जिस चीज़ को आप बुक कर रहे हैं वो प्रॉपर्टीज में नहीं है ना। तो बुक वो था जो ऑथर ने सादा पन्ना पर लिखा था। जब लेखक ने इसको लिखा सादे पन्ने पर, तब जो मटेरियल तैयार हुआ दैट वाज ए बुक। पब्लिशर ने क्या किया कि उससे बुक बनाया कि उसका कॉपी बनाया, बोलिए तो कॉपी बनाया। 5000 कॉपी छाप दिया, 10,000 कॉपी छाप दिया। तो जो बुक उसने लिखा था ऑथर ने, उसका एक ये कॉपी है नहीं, दिस इज ए कॉपी ऑफ दैट बुक, दिस इज नॉट ए बुक, है कि नहीं। इसमें लिखा रहता है कॉपी राइट, बुक राइट नहीं लिखा रहता है ना, कि कॉपी करने का राइट उसी को केवल है। हम जब जाएंगे मार्केट में ऐसा 5 लेने के लिए तो क्या कहेंगे, 5 बुक दे दीजिए, कि नहीं 5 कॉपी दीजिए हमको, यही ना कहेंगे जी। ये गोदान की जो किताब है इसके 5 प्रतियाँ हमको दीजिए, गिव मी 5 कॉपीज ऑफ दिस बुक, यही ना कहेंगे, 5 बुक नहीं कहेंगे, है ना। तो जिसको आप बुक कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, कॉपी है, कॉपी है वो उस बुक का। जिसको आप कॉपी करके दिए हुए हैं वो क्या है, तो वो बुक है। लेकिन इतना दिमाग में हमारे बैठा हुआ है कि हम भी बाहर जाएंगे तो इसको बुक ही कहेंगे और इसको कॉपी ही कहेंगे, नहीं तो हमको पागल समझेगा। है ना, कुछ गलत चीज़ें दिमाग में इस तरह से बैठी हुई रहती है कि वो आप चाह के भी उसको नहीं निकाल सकते हैं। अब जानते हैं कि गलत है, फिर भी चूँकि इतने लोग मानते हैं उसको, इतने लोग क्या सब लोग यही मानते हैं, है ना। तो देखा परसेप्शन कैसा होता है आदमी का, अब परसेप्शन कैसे गलत परसेप्शन वे सही लगता है कि हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ पर ध्यान देना है थोड़ा सा, कि कम से कम जाना हुआ है तो आप उतना तो केयर लीजिएगा ना कभी। ठीक है, आप दुनिया के
बातों में हैं, समाज में रहते हैं, तो आप नहीं बोलिएगा तो नहीं समझेगा कोई, आप वही बोलिएगा जो सब लोग बोलते हैं। लेकिन कम से कम आप तो जानिएगा, वो भले नहीं जानता हो कि हम जिसको बुक कर रहे हैं वो एक्चुअली कॉपी है, या कॉपी कर रहे हैं वो एक्चुअली बुक है ना। तो करेक्ट परसेप्शन होना चाहिए, है ना। और दूसरा करेक्ट लॉजिक होना चाहिए। उन्हें पी इम्प्लाइज क्यू, ये ऑब्जर्वेशन की चीज़ है कि आप देखिए कि जब भी पी हो रहा है तब क्यों हो रहा है कि नहीं, या कभी नहीं भी हो रहा है ना। तो अगर दोनों चीज़ बैठ जाता है कि पी भी एकदम सही है और पी होने पर क्यों भी होता है, तो वो इन्फरेंस कंक्लूजन ड्रॉ हो गया हमारा। इसी में लंबा चेन भी हो सकता है कि पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज आर, आर इम्प्लाइज एस, एस इम्प्लाइज डी, इस तरह से, है ना। तो जो लास्ट में हुआ वो कंक्लूजन हो गया। ये लॉजिकल थिंकिंग इस तरह से होती है ना। तो हमने लगे हाथ इसको बता भी दिया कि लॉजिकल थिंकिंग क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिविटी, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब बहुत ज़रूरी है आप जो काम करते हैं उसके लिए, और उसी बेसिस पर चेक किया जाएगा कि आप उसके लिए सूटेबल हैं कि सूटेबल नहीं हैं, है ना। तो हमारा जो सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी, जिसमें आपका अपॉइंटमेंट होने जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि पहले किस तरह से सिलेक्शन होता था, पहले कौन सूटेबल माना जाता था। तो बहुत पहले ऐसा होता था कि जो लॉर्ड्स थे उनको अपॉइंट कर दिया जाता था ब्यूरोक्रेट के रूप में, है ना। जो लॉर्ड या जो लॉर्ड के फैमिली के रहते थे उसको कर दिया जाता था। बाद में जो एलिट क्लास के लोग थे, एरिस्टोक्रेट, संभ्रांत घराने के लोग, उनको वो पद दे दिया जाता था ऐसे ही, बिना कुछ टेस्ट किए हुए। कभी कभी ऐसा हुआ इतिहास में, आप देखिएगा कि ब्यूरोक्रेट होने के लिए ज़रूरी है कि वो वॉरियर हो, योद्धा हो। जैसे अकबर के राज्य में टोडरमल क्या था, वो तो अकाउंटेंट था, एक तरह से अकाउंट्स देखता था, लेकिन उसके साथ साथ वो योद्धा भी था, है ना। इवन के बीरबल को भी कभी कभी लड़ाई में भेजा गया था। तो ब्यूरोक्रेट होने के लिए उस समय क्या ज़रूरी था कि आप जिस पद पर रहिए, आप लॉ ऑर्डर देखिए, चाहे अकाउंट देखिए, चाहे राजघराने का सप्लाई देखिए, आपको योद्धा होना ज़रूरी है। तो वो क्राइटेरिया था पहले। तो हर समय में क्राइटेरिया बदलते गया, कभी लॉर्ड्स के लोगों को लिया जाता था, कभी एलिट क्लास के लोगों को लिया जाता था, कभी एरिस्टोट के लोगों को लिया जाता था, एरिस्टोक्रेट, और कभी योद्धा को लिया जाता था। इस तरह से होते होते एक समय आया 1912 के आसपास, 10 या 12 में, जब चाइना में पहली बार सिविल सर्विस का आयोजन हुआ। 1910 में पहली बार चाइना में एग्जामिनेशन हुआ, उसको कहा गया इम्पीरियल एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विस। वो पहला एग्जामिनेशन है वर्ल्ड में, इतिहास में, जो ब्यूरोक्रेट को अपॉइंट करने के लिए लिया गया, सेलेक्ट करने के लिए लिया गया। वो केवल मेरिट के बेसिस पर, कोई और नहीं, जन्म के आधार पर नहीं, न किसी के रिकमेंडेशन पर, केवल मेरिट पर। तो पहली बार वहाँ से मेरिटोक्रेसी की जगह अरिस्टोक्रेसी की जगह मेरिटोक्रेसी हुआ, है ना। और उसके बाद से फिर धीरे धीरे करके ब्रिटेन में आया, ब्रिटेन से इंडिया में आया। उस समय एक नई चीज़ उभर के आई, नया वर्ड, एक नया टर्म आया, उसको कहते हैं लोग स्कॉलर ब्यूरोक्रेट्स। पहले जो ब्यूरोक्रेट्स थे, स्कॉलर होना जरूरी नहीं था, अच्छे लोग हों, लॉर्ड्स के ख़ानदान से हों, बहादुर हों, ये सब होता था। लेकिन उस समय के बाद से जो ब्यूरोक्रेट होते थे वो क्या थे, स्कॉलर थे, क्योंकि एक एग्जामिनेशन दे के वो आते थे, है ना। आज वही कंसेप्ट चल रहा है। आज आप सोचते होंगे कि
सिविल सर्विस में जाने के लिए हमको इतिहास की परीक्षा क्यों ले जाती है, हिंदी साहित्य की परीक्षा क्यों ले जाती है, लगता हो क्या मन में आपको? इसलिए ले आती है कि आप ब्यूरोक्रेट के साथ साथ स्कॉलर भी हैं। आपका स्कॉलरशिप भी चेक किया था कि आप स्कॉलर ब्यूरोक्रेट्स हैं कि नहीं, है ना। वो आइडिया अभी तक चला आ रहा है स्कॉलर ब्यूरोक्रेट्स का। हालांकि ये धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है। हम लोग के समय में 72-73 के आसपास जब हम लोग पढ़ते थे, बीएससी वगैरह में थे, तो आईएएस में जो एग्जामिनेशन होना होता था उसमें लोअर में 3 विषय और हायर में 2 विषय होता था, 5 सब्जेक्ट। 3 विषय लोअर और 2 विषय हायर। 3 जो लोअर थे उसका लेवल था ऑनर्स और 2 जो हायर थे उसका लेवल था MA/MSc। मतलब आदमी को आईएएस बनने के लिए 3 विषय में ऑनर्स और 2 विषय में MA/MSc करना होगा, उतना नॉलेज चाहिए। तो बताइए कोई स्कॉलर से कम आदमी होगा वो जो ऐसा किया होगा, है कि नहीं। आज धीरे धीरे करके बहुत से कारण से आज बीपीएससी में कितना विषय रह गया, 1 विषय रह गया। बहुत पहले बीपीएससी में 3 विषय हुआ करता था, अभी हाल तक 2 विषय होता था, अब आज 1 विषय रह गया है ना। तो धीरे धीरे वो स्कॉलर को जो आइडिया है धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है ना। लेकिन फिर भी वो कंसेप्ट अभी तक चल ही रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स को स्कॉलर होना चाहिए। इसलिए हम और सब चीज़ के अलावा इसकी परीक्षा भी लेते हैं कि आप को अपने विषय में या बहुत से और अन्य विषय में जिसका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट उससे नहीं है आपके काम से, उसमें आप कितना जानते हैं, उसमें आपको पकड़ है कि नहीं, है ना। अच्छा, सूटेबिलिटी का एक और पैमाना है कि आप सूटेबल हैं या नहीं किसी काम में। ये जानने के लिए तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वो काम क्या है ना, कि हमको करना क्या है जिसमें आप चाह रहे हैं कि सूटेबल हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आपको भी जानना होगा, जो सिलेक्ट कर रहे हैं मेंबर्स उनको भी जानना होगा कि भाई ये आदमी ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आपको इंटरव्यू देने के लिए, उसको इंटरव्यू लेने के लिए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि सिविल सर्वेंट का रोल क्या क्या होता है, किस तरह का रोल है, क्या क्या करना पड़ता है उसको। तो वेगली तो सब लोग जानते ही कि क्या करना पड़ेगा हमको वहाँ, लेकिन इसको एक समराइज कर दें हम लोग बढ़िया से कि सिविल सर्वेंट्स का रोल क्या क्या है, जिससे कि ये फ़ायदा हो सके इसको जानने में कि वो सूटेबल है कि नहीं उसके लिए। तो पहला रोल इसमें आता है रेगुलेटर का, रेगुलेट करना। रेगुलेट करने का मतलब हुआ इसमें 2 चीज़ विषय आते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, है ना। जो रेगुलेट किया जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा है रेवेन्यू। इसके बिना कोई तंत्र नहीं चल सकता है। ये ज़रूरी है कि शांति व्यवस्था, कि सरकार चले और राज्य का भी काम सुचारू रूप से चले, और रेवेन्यू भी ज़रूरी है ना। अब यहाँ पर देखिए एक फील कीजिए एक बात को आप लोग कि बहुत पहले आईसीएस होते थे, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, बाद में आईएएस होने लगे। तो रोल तो लगभग उसी तरह का सबका है, आप स्टेट में रहिए चाहे सेंटर में रहिए। तो आईसीएस भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, आईएएस भी करते हैं डीएम कलेक्टर के रूप में। तो कोई डिफरेंस दोनों में है सर? वो भी कोई काम करते थे, आज ये भी वही काम करते हैं। तो डिफरेंस किस तरह का है? हाँ, डिफरेंस है पर्पस का।
जो पहले लोग लॉ ऑर्डर मेंटेन करते थे और रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, क्यों? उनका उद्देश्य होता था कि जो हमारा एम्पायर है, ब्रिटिश एम्पायर, वो इंटैक्ट रहे, उसका काम चलता रहे, उसमें क्षति न हो। परपिचुएशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये पर्पस होता था उस समय, है ना। आज पर्पस क्या है? आज लॉ ऑर्डर मेंटेन करते हैं कि जनता सुखी रहे, जनता को कोई कष्ट ना हो। रेवेन्यू क्यों? क्योंकि जनता को उसका लाभ मिलते रहे। तो काम वही है। उस समय पर्पस था ब्रिटिश एम्पायर कि वो ठीक से रहे। आज पर्पस है कि हमारी जनता में ओरिएंटेशन बदल गया, बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट हो गया, है ना। तो काम देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि हमारा तंत्र वही रह गया जो ब्रिटिश काल में था, तो इसलिए फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। तंत्र से नहीं होता है, तंत्र का पर्पस क्या होता है उसको देखना पड़ता है। तो जो काम है वो उसका पर्पस ब्रिटिश गवर्नमेंट में कुछ और था, आज कुछ और है। तो ये रेगुलेट करना होता है लॉ ऑर्डर और रेवेन्यू। दूसरा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम है इम्प्लीमेंट करना। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकती है ना। इम्प्लीमेंट कौन करते हैं? ब्यूरोक्रेट्स, जो सिविल सर्वेंट्स हैं वही उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होगा तो सारी पॉलिसी जो है बेकार चली जाती है ना। तो सबसे बड़ा काम समझे कि बहुत बड़ा काम ये है सिविल सर्वेंट का कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। और जैसा हमने बताया अभी कि इम्प्लीमेंटेशन एक खास ढंग से होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव वे में होना चाहिए और टोटल वे में होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। इम्प्लीमेंटेशन करते समय आप ये मत सोचिए कि जो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उससे हमको फ़ायदा हुआ कि नहीं, हमारे परिवार का फ़ायदा हुआ कि नहीं, या हमारे नेचर के खिलाफ है या हमको सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप उसको पूरी ईमानदारी से अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, है ना। इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक काम आता है फैसिलिटेट। यह सिविल सर्वेंट जब जाता है अपने ड्यूटी पर, जॉब में, फील्ड में, तो वहाँ की समस्याओं को स्टडी भी करता है ना। कि कहीं पर कोई बाढ़ की समस्या है, कहीं कोई कारखाना लगना चाहिए, जैसे कहीं ज़्यादा गन्ना हो रहा है तो वहाँ एक मिल बैठाना चाहिए, चावल ज़्यादा है तो वहाँ एक इंडस्ट्री लगना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ को देखना चाहिए क्योंकि उस फील्ड में जा रहा है। मंदिर तो नहीं देख रहा है, मंदिर तो दूर है। तो आप जहाँ पर रहेंगे, जिस फील्ड में रहेंगे, वहाँ की समस्याओं को देखेंगे और फैसिलिटेट करेंगे। आप चाहेंगे कि आप ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे, आप ऐसे प्लान बनाएंगे, ऐसे प्रपोजल देंगे जिससे कि फैसिलिटेशन हो जाए। जैसे हमारी कहीं गन्ना बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ आप प्रपोज करेंगे सरकार को कि वहाँ पर गन्ना मिल बैठाया जाए। जहाँ टमाटर बहुत ज़्यादा हो रहा है, सड़ के फेंका रहा है, वहाँ आप चाहें कि स्क्वेज का फैक्ट्री लगाया जाए कुछ, है ना। जहाँ ज़्यादा फल है वहाँ फ्रूट बेस्ड इंडस्ट्री कुछ चाहेंगे। तो ये फैसिलिटेट करने का एक कार्यक्रम हुआ, एक काम हुआ जो कि करना पड़ता है अधिकतर। ये बहुत ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है। ये डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क है ना। डेवलपमेंट तभी होगा जबकि ये काम आप फिर कर सकते हैं। इसके बाद एक खास नेचर का काम है एडवाइजरी वर्क। क्योंकि सरकार जब नीति बनाती है तो ब्यूरोक्रेट जो है फील्ड में काम करते हैं। तो सभी डीएम की मीटिंग हुई, सभी एसडीओ की मीटिंग होती है, फीडबैक लिया जाता है कि किस कहाँ पर क्या समस्याएं हैं और उसके अनुसार सब लोग एडवाइज करते हैं कि कहाँ पर क्या होना चाहिए। तो एडवाइजरी रोल भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है सिविल सर्वेंट्स का। लेकिन यहाँ फिर वही है इम्पोर्टेंट चीज़
कि आप जो एडवाइस करते हैं, आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि हमारा एडवाइस माना ही जाएगा, है ना। मतलब वो चीज़ हमेशा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, कि हमने एडवाइस किया तो एडवाइस तो आप कीजिएगा अपने पसंद के अनुसार, कि आपको जो अच्छा लगे वो तो आपका पर्सनल हुआ। एडवाइस में ऑब्जेक्टिविटी नहीं आती है, वो तो सब्जेक्टिव चीज़ है ना। लेकिन आपके एडवाइस को नहीं माना गया और कोई दूसरी पॉलिसी बन गई, उसको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको इम्प्लीमेंट करना है, बिल्कुल, है ना। और एक चीज़ होनी चाहिए कि एनोनिमिटी होनी चाहिए। माने आप प्रेस में मत छपवा दीजिए कि हमारा एडवाइस ये है। सिविल सर्वेंट्स का काम पर्दे के पीछे रह के एडवाइस करना है या काम करना है ना। हालांकि आप लोग आजकल देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं कि ये हुआ वो, लेकिन ये उनका काम नहीं है। इन्होंने मीडिया बहुत बड़ा गुण है, क्राइटेरिया है सिविल सर्वेंट के लिए, है ना। उनका काम पब्लिश करना नहीं है अपने काम को कि हमने ये काम किया, ये नेता का काम है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं बीपीएससी में, कमीशन में, कि कौन सा गुण ऐसा है जो नेता में होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट में नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा गुण बताइए कि जो कि नेता में होना चाहिए लेकिन सिविल सर्वेंट में नहीं होना चाहिए, तो क्या बताइएगा। प्रचार करने का जो गुण है, अपने आप को पब्लिश करने का जो गुण है ना। तो नेता का काम ही है कि प्रचार करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना, वो नेता का गुण है। लेकिन सिविल सर्वेंट को प्रचार से बचना चाहिए, एनोनिमस होना चाहिए उसको, है कि नहीं। ये सब प्रॉपर्टी, यही सब बेसिस पर इंटरव्यू आपको देना होता है। ये सब क्राइटेरिया है, हमेशा जवाब दें इसमें ये सब चीज़ रिफ्लेक्ट करें, है ना, कि हम जो काम करेंगे वो एनोनिमस होगा, प्रचार में हम नहीं आएंगे। ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि जैसे होता है ना, आजकल देखते होंगे कि कोई पुलिस को पकड़ लिया तो पूरा पेपर में आ जाता है कि ये इन्होंने इतना पकड़ा। ये गलत है कि नहीं। ये ब्यूरोक्रेट या सिविल सर्वेंट का काम ये नहीं कि प्रचार कीजिए। लास्ट एक रोल है जो आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैनेजर का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े हैं आप लोग? कौन लड़के पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? बीए किसी सब्जेक्ट है? बीए कोई नहीं पढ़ते हैं? किन्हीं का ऑप्शनल पीए नहीं है? हैं? वो सब हिंदी ऑप्शनल के हैं। अच्छा ठीक, वो सब हिंदी ऑप्शनल के ही हैं आप लोग हैं, ठीक ठीक। हाँ, तो पीए में लास्ट में एक चैप्टर आता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीए कहते हैं या एनपीएम कहते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर कहलाते थे, पहले तो रूल करते थे, अब क्या कहलाते हैं? वो मैनेजर कहलाते हैं, वो मैनेज करते हैं, है ना। तो वो स्पिरिट अब नहीं होना चाहिए जो पहले था, कि आप शासन नहीं करते हैं, रूल नहीं करते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, बल्कि आप एक मैनेजर है और मैनेज करते हैं चीज़ों को, है ना। तो इस ढंग से अपने आप को लेना चाहिए एक सिविल सर्वेंट को, कि हमारा काम एक मैनेज करना है और मैनेजर के रूप में। तो नया जो वातावरण है, क्योंकि इसमें तो रूलर है ही नहीं, शासक कौन है? डेमोक्रेसी में शासक कौन है? जनता शासन, है ना। तो रूल किस पर कीजिएगा आप? शासक पर रूल कीजिएगा। जो शासक उस पर रूल नहीं कीजिएगा आप। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो जनता है, जनता ने चुन के भेजा, मंत्री बनाया, सरकार बनाया, सरकार ने आप, तो जनता का जो नौकर है उसके नौकर आप हैं। थ्योरेटिकली यही ना हुआ। जनता ने जिसको चुन के भेजा शासन करने के लिए, उसने आपको बनाया, तो आप तो उसके नौकर के नौकर हुए, तो आप उस पर शासन कैसे कीजिएगा? तो रूल करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये तो थ्योरेटिकली ही गलत है, ये कंसेप्ट ही गलत हो जाता है। इसलिए जो सुटेबल कंसेप्ट है प्रॉपर, वो है मैनेज करना। इसलिए मैनेजमेंट होना चाहिए।
तो ये जानना होगा हमको कि हमारा काम क्या क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए हमको जवाब देना है, जिससे ये रिफ्लेक्ट करे कि हम ये सब काम बखूबी कर सकते हैं, है ना। कुछ सवाल देखिए बहुत कॉमन है। कोई आप लोगों में से कोई इंटरव्यू आज भी दिए हैं कि नहीं? इंटरव्यू में कोई गए हैं? ठीक। कुछ सवाल बहुत सिंपल, बड़ा आसान माना जाता है, कोई भी पूछ देते हैं और जवाब देने वाले को उतनी परेशानी हो जाती है। पूछने में आसान और जवाब देने में डिफ़िकल्ट। जैसे आप गए तो तुरंत पूछ देंगे चेयरमैन कि भाई आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं। एकदम मुफ्त का सवाल है कि नहीं, इसके लिए पढ़ के आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ दे कि आप जॉब में क्यों आना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, और फिर में पढ़ गए आप, तो क्या जवाब दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है इमारत करने के लिए हमसे पूछा जाता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाहते हैं। आप इतना बढ़िया हिंदी जानते हैं, क्यों ना साहित्यकार बन जाते हैं, है ना। तो बहुत लोग बहुत तरह जवाब देते हैं कि सर हम देश की सेवा करना चाहते हैं, तो ऐसे है वैसे है, समाज की सेवा करना चाहते हैं। इसमें बहुत तरह का स्कोप है सेवा करने का, हिंदी में और सब जगह वैसा नहीं है ना। तो थोड़ा सा पाखंडपूर्ण लगता है। आदमी तो सब जानता ही है कि आदमी क्यों आ रहा है कि नहीं। तो ये लगना चाहिए कि आप ईमानदारी से या सही सच्चाई से बोल रहे हैं, है ना। ये कह देना कोई बुरा नहीं है कि आप इसमें क्यों होना चाहते हैं। तो हम क्यों होना, पहली बात है कि सर हमको एक ज़रूरत है नौकरी की, है ना। हम इसी में आना चाहते हैं ऐसा भी नहीं है। हमने नौकरी के लिए बहुत जगह अप्लाई किया, बहुत जगह प्रयासरत हैं। जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी लेक्चर के लिए अप्लाई किया हुआ है हमने, अगर आप एम ए हैं तो, है ना। तो एक तो बिल्कुल नीड है वो तो हमारा, है ना, कि हमको सरवाइव करने के लिए वो चीज़ एक नौकरी मिले, ठीक है। तो अगर मेरे पास 4 नौकरी है तब ये सवाल उठता है कि उसमें क्यों नहीं जाना चाहते हैं, इसमें क्यों नहीं जानते। मेरे पास अभी एक भी नौकरी नहीं है तो ये सवाल ही कहाँ उठता है कि इसमें आप क्यों आना चाहते हैं, है ना। मुझे नौकरी की ज़रूरत है, पहली बात है कि नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मान कोई लेक्चरशिप में जॉब कर रहे होते हैं और उनका रहता है रिकॉर्ड कि लेक्चर है यहाँ पर और यहाँ भी इंटरव्यू दे रहे हैं, तब वहाँ पूछा जाता है तो सवाल थोड़ा बदल जाता है, जवाब बदल जाएगा कि आप तो बढ़िया इतना लेक्चर में हैं, आप इसमें क्यों आना चाहते हैं, है ना। तब वहाँ जवाब का नेचर थोड़ा बदल जाएगा कि भाई ठीक है 2 जॉब है, लेकिन सबको अधिकार है कि कोई बेटर जॉब वो करे। बेटर बहुत तरह से, कि जो सरकार की नज़र में बेटर हो, जो सोसाइटी में जिसको बेटर समझा जाए, इसमें ज़्यादा इनकम हो, है कि नहीं। जैसे सैलरी अगर इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा करियर का एडवांस होने का इसमें स्कोप हो, है ना। कि लेक्चर में क्या होगा, लेक्चर में लेक्चर रह जाएगा ज़िंदगी भर। लेकिन यहाँ पर है कि प्रमोशन है, उसका सैलरी वहाँ से यहाँ ज़्यादा है, नेचर ऑफ वर्क यहाँ ज़्यादा है, अच्छा है कि नहीं। तो ये सब आप जवाब दे सकते हैं, ईमानदारी से लगेगा कि नहीं सच लड़का सही बोल रहा है। क्योंकि हमें यह अधिकार है और मेरा एक कर्तव्य भी है कि अपने आप को भी हम डेवलप करें, है ना। कि अगर हमारे पास रास्ता है, हम कैपेबल हैं, तो जैसे आप कह सकते हैं कि एक सांसद है MP, वो भी देश की सेवा करता है,
और एक प्राइम मिनिस्टर भी देश की सेवा करता है। तो अब सांसद से पूछेगा कि तो प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना चाहते हो, तो एब्सर्ड क्वेश्चन हो जाएगा ना, है ना। सबको अधिकार है कि अच्छे से अच्छा वो जॉब करे, हायर जॉब मतलब करे, इसको हायर समझा जाता है। और सबका कर्तव्य भी है कि अपने को वो ऊपर ले जाए, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। सभी सिटीजन का कोई अधिकार भी है और उसका ये कर्तव्य भी है कि अपने को वो एडवांस करे, है ना। इसलिए अगर स्कूल टीचर में हम हैं, स्कूल टीचर में ही रह जाएं, ये उचित नहीं है। अगर हम डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जाएंगे, है ना। और दूसरा कि आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने को डेवलप करें, आपका अधिकार भी है कि आप अपने डेवलप करें अच्छी सर्विस में, जिसका स्कोप अच्छा हो, है ना, और जिसमें आप अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं और उस काम से सरकार को, देश को, समाज को फ़ायदा भी हो सके, है ना। मतलब दोनों बातें होनी चाहिए कि आप काम करें वतन के लिए भी और वेतन के लिए भी। वेतन के लिए भी काम करें और वतन के लिए भी काम करें, है ना। केवल वेतन के लिए नहीं, वेतन भी इम्प्रूव होना चाहिए, उसके लिए भी हम चाहेंगे कि ज़्यादा मिले, और साथ साथ जैसे जैसे वेतन मेरा बढ़े वैसे से ज़्यादा से वतन के लिए भी काम करें, ठीक है। तो ऐसा ना पता चला एक तो आंसर होना चाहिए आपका जो लोग कि सही है। नहीं तो लोग यहीं से शुरू हो जाते हैं कि सर मुझे देश सेवा करने की बहुत इच्छा है, समाज सेवा की इच्छा है, इसलिए मैं इसमें आना चाहता हूँ। तो शुरू से लगता है कि लड़का गड़बड़ बोल रहा है ना। तो शुरू कीजिए वहाँ से कि हमको नीड है एक नौकरी के, पहले तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम इसी में आना चाहिए, है ना। अपने नीड से शुरू कीजिए और फिर कहिए कि हमको एक राइट है, अब राइट के साथ साथ ड्यूटी भी मेरा है, और तब फिर कहाँ जाएगा बच के। तो सारी बात क्लियर हो गया, है ना। फिर तुरंत सवाल एक दागा देगा, अच्छा ठीक है आप आना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप इसमें इसके लिए सुटेबल हैं? लीजिए, कैसे लगता है कि आप इसके लिए सुटेबल सिविल सर्विस के लिए, बताइए आप में क्या गुण ऐसा है इसके लिए लगता है कि आप इसमें काम अच्छा कर पाइएगा, सुटेबल है। तो फिर एक एम्बैरेसिंग क्वेश्चन आ गया। तो जितना भी डिस्कशन किया गया सबको माइंड में रखिए कि क्या क्या काम आपको करना पड़ सकता है, वो सब धीरे धीरे बताइए कि सर हम किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कंप्रेशन पावर हम में है, परसेप्शन पावर हम में है, हम लॉजिकली थिंक कर सकते हैं, अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, है ना। कोई काम हमको इम्प्लीमेंट करने दिया जाए तो हम अच्छा तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको। कोई एडवाइस मांगा जाए तो अच्छा से एडवाइस दे सकते हैं। ये सब बताइएगा, यही सब काम हमको लगता है कि वहाँ करना पड़ सकता है। तो इसीलिए लगता है कि हम सुटेबल हैं। फिर मान लीजिए एक क्वेश्चन उठता है, जनरली जैसे आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो सब लोग भाई आप लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़ायदा आपको होगा? आपको इतना ज्ञान जो हिंदी में आपका है, आप ऐसे जगह क्यों नहीं जाते हैं जहाँ आपको ये सब ज्ञान आपको फ़ायदा हो? हिंदी पढ़ के आप सिविल सर्विस में क्या कीजिएगा? कोई बढ़िया किताब लिखिए, फिल्म में चले जाइए, वहाँ कहानी लिखिए, गाना लिखिए, है कि नहीं? है, ये सब काम आपको करना चाहिए। अब हिंदी पढ़ रहे हैं और आप एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल सर्विस में आ रहे हैं, ये लाठी चलाइएगा वहाँ का। हिंदी की पढ़ाई आपको क्या फ़ायदा करेगा सिविल सर्विस में? अब सब बेकार हो जाएगा आपको जितना पढ़ाई लिखाई है। तो क्या जवाब दीजिएगा? ये बड़ा एम्बैरेसिंग क्वेश्चन होता है ना। साइंस वालों को कहा जाता है कि भाई आप इंजीनियर बन गए, सरकार ने आप पर इतना खर्च किया, अब इंजीनियर बनने के बाद आप इसमें आ रहे हैं सिविल सर्विस में, तो आपको इतनी जितना खर्च किया गया सब बेकार है ना गया, सरकार का लॉस हुआ। क्या जवाब दे बेचारा? तो आप जवाब दीजिए कि भाई हिंदी पढ़ना जो है
यहाँ बेकार थोड़ी जाएगा। कोई चीज़ पढ़ने से क्या होता है, व्यक्तित्व में वो चीज़ आ जाती है। हिंदी पढ़ने से एक गुण हमें का ही विकास होता है ना। भाषा के मैंने कोई एक समझदारी होती है, कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होता है। तो अगर हमें दो चीज़ इम्प्रूव्ड है भाषा पढ़ के, ये परसेप्शन पावर अगर अच्छा हो गया, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो गया, तो काम एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा काम आएगा, नहीं आएगा, है कि नहीं। पावर टू परसीव, कंप्रहेंड करने का पावर और कम्युनिकेट करने का पावर, ये किसको अच्छा होगा? जो हिंदी पढ़ा उसको ना, कि जो इंजीनियर है उसको ये सब चीज़ उतना अच्छा कहाँ होगा। जो भाषा का विद्वान है उसी को ये चीज़ अच्छा होगा। वो अच्छी तरह से पढ़ के समझ सकता है और अच्छी तरह से लिख सकता है अच्छे लैंग्वेज में, है ना। तो जैसे कोई लॉ को फ्रेम करना है, तो लॉ को फ्रेम करना है तो जो भाषा का जानकार अच्छा होगा वो ये ठीक ढंग से फ्रेम कर सकता है ना। और जो फिजिक्स का विद्वान है वो कैसे लॉ को फ्रेम करेगा? वो तो फ्रेम करेगा, उसका लैंग्वेज गलत गड़बड़ हो जाएगा उसका, वो लिखेगा कुछ और मीन करेगा कुछ, है ना। तो जो भाषा के लोगों को जानकारी होती है, जो विद्वता है, जो एक्सपर्टीज हासिल है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी तरह से काम आता है कि नहीं। ये समझाना होगा उसको। और जैसे साइंस के लोगों को है भाई आप क्यों, आपका लॉस हुआ, तो वो ये जवाब दे दे कि सर अगर ऐसा होता कि सरकार को लगता कि नहीं साइंस के बाद ये नहीं पढ़ना जाना चाहिए, तो सरकार ने बैन कर दिया होता आज। तो सरकार ने हमको ये फैसिलिटी क्यों दी है कि हम यहाँ आ सकें? तो बोर्ड भी चुप हो जाएगा। क्या करेगा बोर्ड? कि अगर सरकार की नज़र में इंजीनियर बनने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में आना सरकारी लॉस है, तो सरकार उसको बैन नहीं कर सकती है। बैन कर देना चाहिए था, लेकिन बैन नहीं किया गया। इसका मतलब ऐसी बात नहीं है कि नहीं, सरकार ने हमको ये सुविधा दी है, और जब सुविधा दी है तो मेरा अधिकार है कि नहीं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। जैसे हिंदी में आप लोग हैं तो सबका हिंदी पहले था ऑनर्स वगैरह में, क्या नहीं? जैसे पहले आपका क्या था, कॉमर्स था। ये भी एक बड़ा सुंदर सवाल बोर्ड को मिल जाता है कि चलो इस पर खुद परेशान किया जाए कि आप भाई कॉमर्स पढ़े हुए हैं तो फिर हिंदी क्यों ले लिया यहाँ पर, है ना। कि सब्जेक्ट चेंज हो रहा सवाल कि आप जो आपने कॉमर्स इतना मैंने सब पढ़ाई किया है ना 3 साल, है ना, और फिर यहाँ आके हिंदी ले लिया। तो जो 3 साल हिंदी पढ़ते हैं लोग उतना हिंदी तो आप नहीं जानिएगा, और जो कॉमर्स पढ़े वो भी भूल जाइएगा। तो दोनों की चीज़ में गड़बड़ आपका हो गया, है ना। तो क्यों आपने चेंज कर लिया? कॉमर्स में आपको क्या लगा? इसका जवाब भी प्रिपेयर करना पड़ता है ठीक से। तो इसके लिए क्या कहिएगा? जैसे आप क्या कहिएगा, कॉमर्स छोड़ के हिंदी आपने क्यों ले लिया? कोई इसका परफेक्ट आंसर नहीं होता है ना, इसको मिला जुला कहना पड़ता है। जो पूछने वाला वो भी नहीं जानता कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन लड़का जैसा जवाब देता है उसके अनुसार उसको मार्क्स मिलता है कि नहीं बड़ा अच्छा जवाब दिया, चलो, है ना। तो क्या कहिएगा? आपका कॉमर्स था पहले, आपने हिंदी क्यों रख लिया? तो आप कुछ शो कीजिएगा इस तरह से कि हिंदी रखने पर क्यों, क्या रखें क्या ना रखें, इसका डिसीजन कैसे होता है, किस बेस पर होता है? हाँ, हमने पर्पस क्या है? पर्पस है कि जब हम यहाँ कैंडिडेट हैं तब पर्पस है कि इसमें सफल होना है कि सफल होना पर्पस है। तो सफल होने के लिए जो करना पड़ेगा वही हम करेंगे। सफल होने के लिए अगर कुछ करना पड़े जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, इलीगल नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं करें हम, पर भी नहीं करें, लेकिन और तो कोई विषय तो हम रख सकते हैं, है ना। तो कॉमर्स पढ़ने के बाद ठीक है, कॉमर्स हमने पढ़ा, लेकिन हमको ऐसा लगा कि हिंदी में हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी भी पहले हम पढ़े थे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं,
हिंदी पढ़ने से बहुत सा चीज़ है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा, जैसे हमने बताया अभी, समझदारी परसेप्शन पावर अच्छा हो जाएगा, है ना, राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी। कुछ ऐसा कुछ कारण बता दीजिए, है ना। उसके बाद हमारे आसपास में बहुत से अच्छे टीचर हिंदी के हैं, या हमारे घर का संस्कार कुछ हिंदी में ऐसा है, कुछ है जिसमें ज़्यादा हमको फ़ायदा हो, है ना। तो पर्पस यही है कि पहला तो है कि इसमें सफल होना है। तो सफल होने के लिए क्या जो ज़रूरी है, ये हमारी अपनी रणनीति है ना। सफल होने के लिए मार्क्स, सफल कौन होगा, इसको मार्क्स आएगा अच्छा, तो जिसमें मार्क्स अच्छा आने की संभावना ज़्यादा है वो विषय हम रखेंगे, है ना। तो आप कह सकते कि हमने एक बार दिया था, कौन सा अच्छा नहीं आया, है ना, फिर हमने हिंदी रखा। हिंदी में हमने ये पाया कि नहीं, हिंदी बहुत अच्छी तरह से हम समझ पा रहे हैं, अच्छा लिख पा रहे हैं। हमने अपना जो क्वेश्चन आंसर बोलने को दिखाया भी, है ना, कॉमर्स में भी दिखाया, हिंदी में भी दिखाया। तो कॉमर्स के टीचर ने हम लोग को मान लीजिए 20 में 10 मार्क्स दिया, हिंदी वाले में 20 में 16 मार्क्स दिया, यानी ऐसा कुछ आप बता सकते हैं कि काफ़ी सुविधा हमको है, जैसे इन्होंने बताया, है ना, कि मार्क्स इसमें अच्छे आ सकते हैं और अच्छा आया भी, अच्छा आया इसलिए हम इंटरव्यू फेस कर रहे हैं आज सर, है कि नहीं। हिंदी पढ़ के हमको अच्छे मार्क्स आए तब ना इंटरव्यू में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से आप जवाब दीजिएगा कि कोई विषय हम क्यों रखेंगे, इसका डिसीजन इसी तरह से करेंगे कि किसमें मार्क्स अच्छा आए, क्योंकि हमको सफल होना है। पहला प्राथमिकता है कि इसमें सफल होना। सफल होने के बाद हम क्या करेंगे, उसके लिए एक रणनीति अपनानी होगी। इंटरव्यू में हमेशा जितना हो सके टेंशन फ्री रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन का जवाब आपने नहीं दिया तो आप इतना नर्वस हो गए कि बाकी और सब आता हुआ भी भूल गए, ये नहीं होना चाहिए। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो बहुत बार देखते होंगे कि एक मैच एक बॉल में आउट होते होते बचा और दूसरे बॉल में छक्का मार दिया, तो क्यों घबराया नहीं वो। ऐसा नहीं कि आउट होते तो बचा था कि नर्वस हो गया, दूसरे बॉल आउट हो गया, ऐसा भी होता है ना। तो अच्छा बैट्समैन वही है कि जो एक बॉल में आउट होते तो बचा भी तो घबराए नहीं, दूसरे बॉल वो छक्का मार सकता है। तो किसी प्रश्न का आंसर आपको नहीं आता है, उसमें आपको बहुत खिंचाई हो गई, घबराइए नहीं। हो सकता है अगले सवाल में ऐसा आंसर आप दे दें कि सारा कुछ धुल जाए, अच्छा इंप्रेशन बन जाए। और जितना हो सके जानने की करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आप आंसर पूरा नहीं जानते हो, थोड़ा ही जानते हो, कुछ गेस कर सकते हो, है ना, लेकिन गेस वर्क एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल वाइल्ड गेस नहीं होना चाहिए, कुछ लॉजिक के साथ। जैसे एक एग्जांपल हम दें आपको, एक कहानी छोटी सी है, अब पता नहीं सही कि गलत है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंस्पायरिंग है। कि पहले जो ICS की परीक्षा होती थी इंग्लैंड में, वहाँ इंटरव्यू होता था। तो इंटरव्यू चल रहा था ICS का, इंग्लैंड में चल रहा था। इंडिया से एक आदमी गया, कैंडिडेट, इंटरव्यू देना था उसको। 10 बजे इंटरव्यू था, हॉल जा रहा था इंटरव्यू, तो सीढ़ी चढ़ रहा था और उसके आगे भी एक आदमी सीढ़ी चढ़ रहा था, एक 2 स्टेप आगे एक आदमी और जा रहा था। तो जैसे आदमी ऊपर पहुंचा, पीछे घूम के देखा तो ये लड़का भी रुक गया। पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, जूता से खट 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 करके कहाँ आ रहे हो इतना। तो बोला कि सर हम ICS का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। बोला कब है, कि बोले अभी 10 बजे से है। बोले ठीक है, तुम जानते हो कि हम कौन हैं। बोले सर नहीं जानते हैं। तो हम चेयरमैन हैं। घबरा गया लड़का। तो ठीक है, हम एक क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे, अगर जवाब दे दोगे तो बन गए, और नहीं जवाब दिए तो चले जाओ, यहाँ से लौट जाओ। ठीक है, बोला सर ट्राई करेंगे हम, है ना। तो क्वेश्चन पूछा चेयरमैन साहब ने, अच्छा बताओ कि ग्राउंड फ्लोर से अभी तक तुम कितना सीढ़ी चढ़े हो। अब जो लड़का इंटरव्यू देने जा रहा है उस दिमाग में कितना घूम रहा है, कितना सीढ़ी चढ़ रहा है वो गिनेगा। जवाब सही सही देना
है ना, कि ग्राउंड फ्लोर से अभी तक तो कितना सीढ़ी चढ़े, तो लड़का भी वैसा ही तेज। तो लगा सर जितना आप चढ़े उससे 2 कम। जितना आप चढ़े उससे 2 कम, एकदम करेक्ट आंसर हो गया, है ना। ये इतना बात तो जानता था ना। तो देखिए कि आप ठीक है पूरा नहीं जानते हैं तो कितना चीज़ जानते हैं, उतना का जवाब दीजिए कम से कम। नहीं लड़का कितना तेज निकला, ये तो उतना बता दिया ना कम से कम भाई। एकदम सही बताया, जितना आप चढ़े रहे उससे 2 कम हम आपके तीसरे सीढ़ी पर हम हैं, है ना। तो इतने डिफिकल्ट जो वो चेयरमैन भी नहीं जानता होगा कि कितना मछुआ है ना, वो जस्ट पूछ दिया एक कि बताओ कितना सीढ़ी चढ़े हो। तो ऐसे क्वेश्चन का जो कुछ खास आंसर नहीं होता है, आप समय के अनुसार जो आंसर देते हैं, है ना, कितना अलर्ट आप रहते हैं, कितने चीज़ों को समझ सकते हैं, कितने जो अपने फेवर में कर सकते हैं, उसके अनुसार आपको, है ना। और उसको कैसे नहीं मार्क्स मिलेगा बताओ, है ना। जो इतने डिफिकल्ट सवाल का इतना बढ़िया आंसर दे दिया, है कि नहीं। तो यही सब टेक्निक्स है इंटरव्यू देने का। हमेशा इंटरव्यू के लिए आप अपने को क्वेश्चन करते रहिए अपने आप में कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। अच्छा, क्वेश्चन जो सब्जेक्ट से आता है, पूछा जाता है इंटरव्यू में, जो रिटर्न में आता है, उसमें आसमान जमीन का फ़र्क होता है। आपको यह कि हम रिटर्न में तो पास कर ही चुके हैं, तो फिर हिंदी से यहाँ क्या पूछ रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं कि आपको वो कंसेप्ट है कि नहीं, है ना। किसी को रात को रट के सुबह लिख देना एक अलग चीज़ है, और किसी को वो कंसेप्ट होना एक अलग चीज़ है ना। जैसे आप सब हिंदी के विद्यार्थी हैं, बहुत सा ऐसा होता है कि फंडामेंटल चीज़ आदमी भूल जाता है या नहीं जानता है या नहीं बता पाता है ना। जैसे आप बताइए, एक सवाल पूछते हैं हिंदी का कि क ख का पूरा बोलिए तो ठीक से शुद्ध उच्चारण के साथ। क ख ग जो है शुद्ध उच्चारण से बोलिए। हिंदी तो वही शुरू होता है ना। हाँ, क ख ग घ अंग, रुकिए, क ख ग घ अंग कहा इन्होंने। तो अंग शुद्ध उच्चारण है, पहली बात ध्यान से समझ लिया। अगर अंग शुद्ध उच्चारण होता तो अंग अनुसार ग क्यों लिखते, तो अंग लिख देते, वही अंग न हो जाता अंग। या अंगद लिखना होता तो अंग लिखते और द लिख देते अंगद हो जाता, तो लिखते हैं नहीं देता अंग। आप क्यों कहते हैं उसको, अंग है वो। अगर वो अंग होता तो अंग द लिखते तो अंगद नहीं हो जाता। ख ख ग घ अंग, तो 4 के बाद अटक गए आप। तो हिंदी में इससे आसान उससे क्वेश्चन क्या हो सकता है। हिंदी पढ़ाते हैं बच्चा को तो कहाँ शुरू करते हैं, क से शुरू करते हैं ना। तो क के बाद ख ग घ, तो आप 4 तक ठीक बताए, 5वां में अटक गए। देखिए, किसी भी स्वर या व्यंजन में एक मात्रा होती है ना। क एक मात्रा हुई ना, ख एक ही मात्रा हुई। मात्रा समझते हैं क्या होता है मात्रा। अब हिंदी में सब नहीं बताइएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क में आकार का, तो दोनों में क्या फ़र्क हुआ। मात्रा जो है यूनिट ऑफ टाइम हुआ, टाइम कितना टाइम लगता है बोलने में। जैसे कम, तो क में एक मात्रा, म में एक मात्रा। काम मैंने क में 2 मात्रा, काम में अब गिनिएगा काम 3 मात्रा हो गया ही ना। कम में 2 मात्रा, है ना। तो मात्रा नहीं समझते। ये चौपाई में कितना मात्रा होता है। चौपाई सुने हैं, चौपाई में क्या मात्रा होती है। चौपाई की क्या परिभाषा है बोलिए, तो कैसे हिंदी पढ़िएगा। चौपाई दोहा में क्या फ़र्क है। चौपाई में 16 मात्रा होती, नहीं मालूम है। 16 मात्रा का 4 छंद, 4 लाइन को चौपाई कहते हैं। कोई चौपाई बोलिए तो, किसी को कोई चौपाई नहीं मालूम है। अब तो हिंदी के है ना जी। कंपटीशन में की तैयारी और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की तैयारी में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है जानते हैं, कि परीक्षा की जो तैयारी होती है उसमें रात को पढ़ता है, सवेरे भी देख के चला आता है, उसके बाद फिर भूल जाता है। लेकिन कंपटीशन की तैयारी में क्या होता है कि ऐसा आपको तैयारी होनी चाहिए कि आप बाथरूम से निकल रहे हैं, कोई पूछ दिया तो आप जवाब दे दीजिएगा फट से,
ना उसकी अपनी चीज़ होना चाहिए, वो दैट शुड बी पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी। समझ रहे हैं कि वो सब्जेक्ट जो है वो आपके व्यक्तित्व का अंग हो जाना चाहिए। इतनी तरह से इतना तैयार होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे तो रिवीजन नहीं होना चाहिए उसमें। एग्जामिनेशन जो होता है यूनिवर्सिटी का, उसमें आप रिवाइज करके एग्जामिनेशन देते हैं, है ना। तैयारी इस तरह से कीजिए कि आपको रिवाइज ना करना पड़े। कल परीक्षा है, आज आपका भाई की शादी है, शादी में आप नाच रहे हैं, रात को घूम रहे हैं, सवेरे एग्जामिनेशन दे दिया आके। ये तैयारी होनी चाहिए, समझते हैं। तो जब ये तैयारी होगी तभी आप सक्सेसफुल होइएगा। ये सबसे पहला क्राइटेरिया रख समझिए कि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए। जैसे एक कहते हैं कॉम्पिटेंस दो तरह का हुआ, एक हुआ कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, एक हुआ अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। तो कॉन्शियस कॉम्पिटेंस का मतलब है कि आप कॉन्शियस हैं, बिल्कुल आपका फोकस अटेंशन है ना उसी तरह से है ना। जैसे कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आपको कोई चीज़ नहीं सूझ रहा है, एकदम पूरा दिन रात को रट रहे हैं, रात को रट रहे हैं, सवेरे जा रहे हैं, रिक्शा पर पढ़ते जा रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, और घंटी बज गई फिर भी नोट्स पढ़ रहे हैं निकाल के, और तुरंत जाकर लिख दिया, अब उसके बाद सब भुला गए। परीक्षा में ही होता है यूनिवर्सिटी में, यहाँ ये नहीं चलेगा। तैयारी ऐसे कीजिए कि रिवाइज ना करना पड़े, बस यही मेरा कहना है कि जितना चीज़ आप बिना रिवाइज करे बोल सकते हैं वही आपका अपना हुआ। जिसके लिए आपको देखना पड़ेगा वो आपका अपना नहीं है, वो कभी भी धोखा दे सकता है आपको। तो तैयारी बस यही सोच के कीजिए कि कितना चीज़ हम ऐसा जानते हैं कि जिसको लिखने के लिए आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ समझिए, जब बहुत हो जाए जमा तो समझिए कि आप पास कर गए आप। समझ रहे हैं। तो तैयारी ये होनी चाहिए कि रिवाइज ना करना पड़े। तो चौपाई दो आप लोग कुछ नहीं बता रहे हैं तो कैसे होगा। वो तो क्या पूछा था, ये सब कुछ छंद अलंकार जानते हैं। छंद अलंकार उपमा अलंकार जानते हैं। हिंदी में और भी क्वेश्चन बहुत सा ऐसा आ जाता है जो बड़ा फेक क्वेश्चन है। जैसे आप पूछते हैं कि उपन्यास क्या है, तो इसका बड़ा लंबा चौड़ा आंसर देते हैं, इसको मतलब नहीं निकलता है। उपन्यास को बोलिए क्या है, उपन्यास क्या है? हैं? हाँ, तार्किकता हो, जो यथार्थवादी हो, व्यापक प्रवादी हो, है ना। ये क्या नाटक नहीं हो सकता है, तो उपन्यास कहाँ से हुआ? हैं? नाटक में खुद करेक्टर होता है, नाटक छोटा कहाँ से होता है? तब 3 घंटा कब हुआ जी? नाटक में कैसे नहीं दिखा सकता है, नाटक में तो ये सब चीज़ बहुत कन्फ्यूजिंग है ना। कि ऐसा डिस्क्रिप्शन देना जो केवल उपन्यास में होता हो, महाकाव्य में नहीं। महाकाव्य तो काफ़ी चीज़ होता है, जिसको आप उपन्यास कर रहे हैं, बता रहे हैं। आप महाकाव्य बोलिए तो महाकाव्य तो काव्य बहुत बड़ा ना होता है, वो उससे बड़ा तो कुछ नहीं होता है महाकाव्य से, है ना। तब हम उस पर आ जाए, कख अंग पर। हाँ, तो एक मात्रा होनी चाहिए ना, क ख ग सब में एक मात्रा होनी चाहिए। का हो गया तो 2 मात्रा हुआ, ठीक है। क ख ग घ ङ
ऐसे कहा जाता है। ख ख ग घ ङ, नहीं गला से ग करके ङ कर दीजिए। एक ही मात्रा हुआ ना इसमें जी। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध, एक एक मात्रा हो रहा है कि नहीं, है ना। तो शुद्ध बोलना, शुद्ध चीज़ समझिए पहले कि शुद्ध चीज़ क्या। अंग कैसे हुआ, अंग में तो 3 मात्रा हो गया। अंग गिनिए, अंग, है ना। तो किसी वर्ण में 3 मात्रा कैसे हो सकता है ना। तो आदमी कितना चीज़ नहीं जानता है, उसको खुद लगेगा कि इतना ईजी चीज़ हम नहीं जानते थे, है कि नहीं। क क्या बता नहीं जानते थे। लेकिन आप लोग को ये सब जानना चाहिए कि चौपाई क्या होता है, दोहा क्या होता है ना। हिंदी में है तो रामायण कहीं पढ़े हैं कि नहीं तुलसीदास का? नहीं पढ़ाएगा कौन आपको, आप नहीं पढ़ सकते हैं। यही तो आप लोगों में कमी है कि कोई जब तो पढ़ाएगा नहीं, क्लास में बोर्ड में चौक लेके रखेगा तब तक आप नहीं पढ़िएगा। तो रामायण पढ़ने में अनपढ़ लोग रामायण पढ़ता है ना। तो यही पर होना चाहिए जिसको कहते हैं लाइवली इंटरेस्ट। आपका जो इंटरेस्ट है केवल एग्जामिनेशन तक है कि कोचिंग में जब पैसा में एडमिशन लिए हुए हैं देके, तो जब वो पढ़ाएगा तभी ना पढ़ेंगे, अपने से क्यों हम पढ़ें। नहीं, तो वो अलग इंटरेस्ट हुआ एक। लेकिन इंटरेस्ट लाइवली इंटरेस्ट होना चाहिए। कि लाइवली इंटरेस्ट में क्या हुआ कि आपको अपने अंदर से निकलना चाहिए इंटरेस्ट कि देखिए वो क्या होता है। हिंदी जब लिए हुए हैं तो रामायण जो है सूरसागर अपने से पढ़ें, समझ कोशिश करें समझने का, है ना। ये सब चीज़ें अब डेवलप कीजिए अपने से। उतना चीज़ अपने से आप किए रहिएगा, फिर क्लास में पढ़ाई होगी तो फिर कितना आपको अच्छा लगेगा और कितना आपका बढ़ जाएगा लेवल, है ना। आप सब चीज़ सोचिएगा कि क्लास में सोचिए पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है, कोर्स पूरा हो गया, क्लास का ही ना काम है। लेकिन जस्ट एक कोर्स पूरा हो गया तो आपका एक बाउंड्री हो गया, है ना। एक टीचर है वो आपको पढ़ाता है, तो टीचर जितना जानता है उतना क्या आपको बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है। हर चीज़ कैसे बता सकता है? वो एक फ्रेमवर्क है, कोर्स है, उतना आपको बता देता है, उतना ही आप समझते हैं। तो अपने ज्ञान का वो बहुत तो 25% आपको बताता है, ये ना होता है जी, उससे ज़्यादा नहीं बता सकता। उतने में कोर्स पूरा हो जाता है। उस 25% को आप पढ़ के उसका आधा समझते हैं आप, उसका आधा याद रखते हैं, पता नहीं कितना लिखते होंगे। लेकिन जब आप अपने से पढ़िएगा तो जो आपका अपना नॉलेज हुआ वो काफ़ी बहुत बड़ा होता है। वो किसी टीचर के द्वारा दिए गए ज्ञान से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वो आपकी अपनी चीज़ होती है ना। तो अपनी चीज़ रखने की कोशिश कीजिए, अपने से पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और एक लाइवली इंटरेस्ट में क्रिएट कीजिए कि जब वो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट में आपको अभिरुचि रहे, इंटरेस्ट रहे की रणनीति है ना। यहाँ भी क्लास कीजिए, अपने से पढ़िए, सिलेबस देखिए और उस किताब जमा कीजिए। हिंदी में तो आप अपने से पढ़ सकते हैं बहुत कुछ, है ना। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा और बहुत सा करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, ये सभी तो पढ़ना आप लोग को है ना। ये सब पर भी यहाँ क्लास होता है क्या? यहाँ केवल ऑप्शन वगैरह क्लास करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज का डिस्कशन यहीं हम ख़त्म करते हैं। अगली बार आपको जब ये मौका मिलेगा तब फिर क्लास हम देते हैं। कुछ पूछना होगा आपको, आप पूछ सकते हैं, है ना। अभी पूछना है, बोलिए।
हैं? हाँ हाँ, इंटरव्यू में कितना क्वेश्चन, कुछ तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे आपका ऑनर्स क्या था? मैथ था, है ना, और यहाँ आपने हिंदी रखा, तो ये क्वेश्चन तो श्योर समझिए कि मैथ छोड़ के आपने हिंदी क्यों ले लिया। इसका आप बढ़िया से जवाब लिख के रट जाइएगा, बिल्कुल, है कि नहीं? है ना। और मैथ का सवाल, कुछ तो सवाल तीजा रहेगा ही, है ना। अब तीजा रहेगा, उसको जवाब दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैथ तो आदमी जल्दी भूल जाता है। क्योंकि मैथ पढ़ा हुआ नहीं रहता, फिर आप नहीं जवाब दे सकते हैं। लेकिन सिंपल चीज़ सब, जैसे नंबर सिस्टम क्या है, ये सब चीज़ थोड़ा सा जानना चाहिए। कुछ बता सकते हैं कि नंबर सिस्टम बताइए तो, कौन कौन तरह के नंबर होते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ बताइए तो। हाँ, क्या क्या होते हैं? एंड सो ऑन। हाँ, उधर नेचुरल नंबर का पार्ट हो गया जी। हाँ, नंबर सिस्टम में। हाँ, आप तो ऑनर्स पढ़े थे ना मैथ में जी, तो ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है। और कोई बता सकते हैं क्या आप लोग? कोई नंबर 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 सिस्टम तो आप नॉमिकल अवेयरनेस जानना चाहिए आपको, ऐसे भी। हाँ। कौन क्या क्या हुए? हाँ, वो तो हुआ इंटीजर। हाँ, इतना जल्दी नहीं। इंटीजर, इंटीजर के बाद रूट वाले, स्क्वायर, स्क्वायर रूट। पढ़िए, करवा गया आपका। हाँ, आप बोलिए। नेचुरल नंबर के बाद इंटीजर बता दिया इन्होंने, इंटीजर के बाद बताइए। शुरू कीजिए आप नेचुरल नंबर से ही। 1 2 3 0 काउंटिंग नेचुरल नंबर हुआ, 0 मिला दिया तो होल नंबर हो गया, -1 -2 -3 ये मिला दिया तो इंटीजर्स हो गया, है ना। इसके बाद कहते हैं, उसको कहते हैं रेशनल नंबर्स, फ्रैक्शन p/q टाइप का। p इंटीजर एंड q इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0, ये हुआ इंटीजर रेशनल नंबर्स, है ना। जो नंबर p/q के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता है ना, जैसे √2, है ना, पाई, ई, ये सब नंबर जो है, ये सब इरेशनल नंबर्स होते हैं, है ना। तो रेशनल और इरेशनल दोनों मिला के हो जाते हैं रियल नंबर्स, है ना। रियल नंबर्स में एक ऐसा करते हैं कि जैसे ए बी दो रियल नंबर है, एक आई मानते हैं इमेजिनरी नंबर, a + IB टाइप का जो नंबर है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, है ना। तो आप शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, वैसे नहीं ना शुरू किया गया, शुरू किया गया तो नीचे शुरू किया गया है ना। ये जस्ट एक एग्जाम्पल के रूप में हुआ, बहुत क्रूड डेफिनेशन हुआ, है ना। ये कोई डेफिनेशन नहीं है एक तरह से, आगे बहुत इसमें दिक्कत है। बैठ जाइए। दिक्कत ये है कि जैसे आप कहते हैं √2, तो कहते हैं कि जो नंबर p/q के फॉर्म में नहीं हो सके उसको कहते हैं इरेशनल। तो जब नहीं हो सकता तो कहते क्यों हैं? जैसे आपसे पूछेंगे हम कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्या बोलिएगा आप? बोलिए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बोलिए ना पहले। हाँ, आपने वहीं शुरू किया था ना इमेजिनरी नंबर से। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? अरे तो क्या होता है वो बताइए, उसका मीनिंग शुरू में, मीनिंग क्या होता है? वो √(-1), उसी को आई कहते हैं ना।
तो जो नहीं दिखा सकते हो तो होगा कैसे? जो दिखा सकते हो उसको ना बताइए। कोई चीज़ का डेफिनेशन जो होता है वो ना होता है, कि जो नहीं होता है वो होता है। किसी को डिफाइन करना हो तो नहीं बताइए कि वो क्या होता है, ये क्या बोलिए कि जो नहीं होता है वो। इमेजिनरी नंबर क्या होता है बोलिए कोई आदमी? आप तो बोल रहे थे, ठीक, कुछ बोलिए ना भाई। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जैसे आई सुने हैं ना, आई क्या होता है? अरे तो आयोटा तो नाम है उसका होगा जी, वो होता क्या है? -5 भी। अरे आई अगर वो कुछ होता भी है तो √(-1) ना होता है ना? √(-1) क्या कुछ होता है? मैंने आई क्या बोलिए ना, जो अब तो आप बोल रहे थे बढ़िया से। आई क्या है? व्हाट इज आई? आई इज √(-1) है ना? अगर कुछ बोला जा सकता है, ये बोला जा सकता है ना, व्हाट इज आई? आई √(-1) है ना? यानी आई ऐसा चीज़ है इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, यही चीज़ है। अच्छा, अब बताइए ऐसा क्या है जिसका एक स्क्वायर करेंगे -1 आता है? कौन सा चीज़ का स्क्वायर करने पर -1 आएगा बताइए तो? आई वही ना, आई बताना है क्या है। आई का नाम खाली डिटेल थोड़ी हो जाएगा। आई ऐसी चीज़ है जिसका स्क्वायर करने पर -1 है, तो आई क्या है? आई तो कि सिंबल ना हुआ जी। जैसे 2² = 4 होता है, यहाँ तो 2 नंबर हुआ एग्जैक्ट, यहाँ तो आई से सिंबल ना हो गया। तो किसका स्क्वायर -1 होता है? किसी का नहीं। कोई स्क्वायर कीजिएगा नंबर का, जितना नंबर आप पढ़े हुए हैं उसका स्क्वायर -1 नहीं होगा। तो जो होगा ही नहीं तो उसको कहते क्यों हैं फिर? तो होता ही नहीं है। तो होता ही नहीं है, उसके लेके मैथमेटिक्स भी बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बेकार ना। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो डेफिनेशन ऐसा नहीं है, समझे ना? जो आप समझे हुए हैं वो चीज़ नहीं है। अच्छा, कभी हम आके नंबर सिस्टम किसी में बता देंगे, है ना? हाँ, ऐसा बताएं कि जिसमें आई एग्जिस्ट कर जाएगा। अभी आई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। रूट के अंदर तो वही इक्वेशन हुआ, आई का स्क्वायर -1 होना चाहिए तब आई एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ऐसा कोई आई नहीं होता जिसका स्क्वायर -1 होता हो। जैसे रियल नंबर क्या है इसका भी डेफिनेशन लोग नहीं जानते हैं। वो कह देते हैं कि रेशनल मिलाकर रियल नंबर हो गया, है ना? लेकिन रेशनल नंबर है क्या भाई? तो फिर वही नहीं वाली बात कि जो P/Q के फॉर्म में नहीं हो सके, तो डेफिनेशन कभी नेगेटिव नहीं होता है। किसी को डिफाइन करना हो तो ये मत कहिए कि जो नहीं है तो वही डेफिनेशन हो गया। वो डेफिनेशन ये होता है कि जो होता हो। वो होता क्या है ये नहीं पूछ रहे हैं आप, बता रहे हैं कि जो नहीं होता है। अब मत हो, ये होता क्या है सो बताइए, है ना? हाँ, तो ये सब कोई नहीं जानता है, समझे ना? हम तो 6 साल इंटरव्यू में पूछे किसी से, लड़का से, कोई आज तक जवाब नहीं दिया कि एक्चुअली क्या होता है ना? जबकि सब पढ़ाया जाता है, ऑनर्स में सब पढ़ाई होती है। इवन कि MS तक भी लड़के भी आते हैं, वो भी जवाब नहीं दे पाते हैं कि क्या होता है ना? ठीक है, आप लोग को हम ये इतनी क्लास लेंगे नंबर सिस्टम पर, है ना? नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा कभी, हम अच्छी तरह से बता देंगे कि क्या होगा। ताकि न्यूमेरिकल एविडेंस होना चाहिए आदमी भी कि नंबर्स क्या है जानना चाहिए, है ना? यहाँ पे सिलेबस में भी है थोड़ा सा मैथमेटिक्स और थोड़ा नंबर सिस्टम।
ठीक है, थैंक यू। तो जाता है जानते हुए नहीं। रामचरितमानस तो कुछ तो याद ही होगा, दोहा चौपाई याद होगा नहीं? भक्ति आंदोलन से नहीं पढ़ा है? बताइए, तुलसी की कोई पंक्ति याद होगा? आप बताइए। हाँ बताइए, सबसे जूनियर हैं, देखिए बता रहे हैं, बताइए। अच्छा जूनियर नहीं है, हाँ बताइए। आपने पढ़ा है भक्ति आंदोलन से तुलसी की कोई भी पंक्ति? सुंदरकांड, अयोध्या कांड। हाँ, मम दास कहावे सोई नर मोही। हाँ ये बता देते नहीं? हाँ। सर ने पूछा उपमा अलंकार क्या होता है, तुलना करना नहीं? चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग तैयारी करेंगे। और विभिन्न क्षेत्रों से भी लोग थे। क्या? अच्छा, रियल नंबर में फंस गए। क्यों फंस गए थे? यही होता है। तो तैयारी एक अनवरत प्रक्रिया है। व्यक्तित्व निर्माण की भी एक अपनी अनवरत प्रक्रिया चलती रहती है, और इसी प्रक्रिया में सिलेक्शन भी हो जाता है, चयन हो जाता है। तो घबराहट नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे सवालों का जवाब हम नहीं दे पाते, लेकिन सर ने कहा कि हो सकता है कि पहले एक बॉल में आपको लगे कि नहीं मार पाएंगे, हो सकता है अगले बॉल में क्या मारें आप, हाँ छक्का मारें। तो कई सारे महत्वपूर्ण टिप्स आपको दिए गए। तो और भी लोग आएंगे बिहार पीसीएस में, जो लोग एक्स मेंबर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनसे आप लाभान्वित हों। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जो सफल हुए हैं उनसे भी, और जो मार्गदर्शन देते हैं उनसे भी।